देखो पोस्टुलेट्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, ये सभी ग्राहिता के अंदर जो जो चीजें अभी तक हमने या जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक इस सेकंड पार्ट के अंदर यूनिट के अंदर पढ़े हैं वो की वो चीजें सर। जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज पढ़ी थी या जो सबसे पहले आपने जो कंडीशन पढ़ी थी इसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर वो क्या पढ़ी थी? कोई भी पार्टिकल जो होता है वो किस अवस्था में होता है? कण गतिशील अवस्था में। तो जो पहला पोस्टुलेट था उसके अनुसार जो कोई भी गण गतिशील अवस्था में है तो उस गतिशील अवस्था में कण से रिलेटेड क्या होता है? तरंग होती है। और उस तरंग को एक किसके द्वारा? तरंग फलन के द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर या फिर इस पोस्टुलेट के अनुसार जो पहला पोस्टुलेट है, पहली अभिक्रिया है, उसके अनुसार क्या होगा? उसके अनुसार आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कण है वो गतिशील अवस्था में है तो उससे रिलेटेड एक क्या होगी? तरंग होगी। और उस तरंग को किसके द्वारा एक व्यक्त किया जाता है? तरंग फलन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसके अनुसार ये तरंग फलन ही जो होता है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कण की स्थिति, संवेग और ऊर्जा इत्यादि की हम क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी पार्टिकल है तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी वेव फंक्शन है तो उसी वेव फंक्शन की सहायता से हम क्या पता कर सकते हैं? उस वेव फंक्शन की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं उस कण की स्थिति क्या है, उस कण का संवेग क्या है, या फिर उस कण की ऊर्जा का क्या मान है कि किस गति ऊर्जा के साथ में वो गति कर रहा है, या फिर वो जिस स्थिति के ऊपर से उस स्थिति में उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है। ये सारी चीजें किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है? तरंग फलन की सहायता से ज्ञात की जाती है। ये इसका पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि अगर भौतिक राशि जो जो कोई भी फिजिकल कांस्टेंट राशि है या फिजिकल चर राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, उनसे रिलेटेड क्या होता है? एक चौथा संकारक होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि आप एनर्जी ले लो, मोमेंटम ले लो, एंगुलर मोमेंटम ले लो, पोजीशन ले लो, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इन फिजिकल क्वांटिटी को हम किसकी सहायता से? एक संकारक के द्वारा व्यक्त करते हैं, या फिर इन फिजिकल क्वांटिटी का मान हम क्या कर सकते हैं? एक संकारक की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, सेकंड पोस्टुलेट इसका ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उससे रिलेटेड एक क्या होता है? संकारक होता है, जिसको हम क्या, जिसको तरंग फलन पर संक्रियित कर हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम जैसे कि हमने मोमेंटम ऑपरेटर का मान ज्ञात किया, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का मान ज्ञात किया, एनर्जी ऑपरेटर का मान ज्ञात किया, इन सब ऑपरेटर का मान क्यों ज्ञात किया? क्योंकि हमें क्या करना है, कोई भी अगर पार्टिकल है वो किसी भी वेव फंक्शन के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है या उसकी तरंग को किसी वेव फंक्शन के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन वगैरह ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमेशा ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। उस ऑपरेटर को ऑपरेट करने से जो वैल्यू मिलती है, जो आइगन मान मिलता है, वही आइगन मान क्या प्रदर्शित करता है? फिजिकल क्वांटिटी के मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है। थर्ड इसका पोस्टुलेट, जैसे कि इसके एग्जांपल के रूप में आप मोमेंटम को किस रूप में लिखते हो? माइनस के आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, या फिर आप किस प्रकार से लिखते हो? माइनस के आयोटा एच कट डेल के रूप में। एनर्जी या हैमिल्टन संकारक को किस प्रकार से लिखते हो? आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। तो ये सब क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, ये क्या फिजिकल क्वांटिटीज है। और ये इनके क्या है? ऑपरेटर फॉर्म है, जिसको आप किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी? इनके मान की पता है, इनकी क्वांटिटी क्या है या इनका फॉर्मूला क्या है, उन सब चीजों के बारे में पता चलता है। थर्ड इसके अंदर ये आता है नियम, या थर्ड इसका पोस्टुलेट ये है
कि कोई भी तरंग फलन जो होता है साइन क्या होगा, दी गई शर्तों के अंतर्गत क्या हो, प्रसामान्यीकृत हो। साइन स्टार साइन डीवी बराबर 1। अब यहां पे शर्त से क्या मतलब है, कंडीशन से क्या मतलब है? कंडीशन से ये मतलब है, जैसे कि आप पढ़ते थे, मैंने जब ट्यूशन कराए थे तो मैंने क्या करता था, इस तरीके से 0 से इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट, ऐसे हम लिमिटें लगाते थे। तो ये क्या होती थी, ये इसकी कंडीशंस है। इन कंडीशन के बीच में वो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रसामान्यीकृत होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये भी इसका क्या एक पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट है। ठीक है, अब चौथा पोस्टुलेट इसका ये है, यदि किसी निकाय का तरंग फलन क्या है, साइन, कोई भी निकाय है या कोई भी सिस्टम है तो वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, और उस पार्टिकल को हम किससे प्रदर्शित कर, पार्टिकल की गति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि पार्टिकल जो है वो मोशन कंडीशन में या गतिशील अवस्था में, तो उससे रिलेटेड एक तरंग होती है, और उस तरंग को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक तरंग फलन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उसी प्रकार से कोई भी निकाय या कोई भी सिस्टम जो होता है वो भी क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर उसके पार्टिकल गति करे तो वो सिस्टम भी क्या होगा, मोशन कंडीशन में होगा। तो उस कंडीशन में उसको भी किसके द्वारा ही प्रदर्शित किया जाएगा, वेव फंक्शन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस निकाय के किसी भौतिक चर राशि ए कैप का मान हम क्या करते हैं, कैप का संभावित या औसत या प्रत्याशा मान ए कैप इजिकल्स टू किसके द्वारा, साइन स्टार ए कैप साइन डीवी अपॉन साइन स्टार साइन डीवी द्वारा याद करते हैं। अब यहां पे प्रत्याशा मान का उपयोग इसलिए किया गया, ठीक है, यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ये प्रत्याशा या संभावित मान या औसत मान जो लिखा है, ये किस लिए, क्योंकि कोई भी सिस्टम है तो उसमें सभी पार्टिकल एक ही समान गति से गतिशील हो ये भी जरूरी नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल या उस सिस्टम की क्या निकालते हैं, एवरेज फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एनर्जी हो गई, मोमेंटम हो गया, या फिर एंगुलर मोमेंटम हो गया, उन सबका क्या निकाला जाता है, एवरेज मान ज्ञात किया जाता है। और उस एवरेज मान को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वो क्या होता है, यह वाला फॉर्मूला होता है। और अगर उस कंडीशन में आप देखो, अगर वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज हो जाए या फिर प्रसामान्यीकृत हो जाए, तो उसके अंदर इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान उसके लिए ज्ञात भी करना पड़ेगा दिए गए फंक्शन के लिए। ठीक है, पांचवा पोस्टुलेट्स, साइन। अब देखो जो तरंग फलन साइन है, तरंग फलन साइन, ये क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है।
ठीक है, साइन का मान क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल में आप देखोगे तो साइन एक्स के रूप में भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स साइन एक्स कॉस एक्स के रूप में, और कॉम्प्लेक्स के रूप में आप देखते हो एक्सपोनेंशियल आयोटा वाली फॉर्मेट में भी हो सकता है, या फिर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में भी हो सकता है। किसी भी रूप में क्या हो सकता है, इस वेव फंक्शन का मान हो सकता है। तो उस कंडीशन में यह बताया जाता है कि ये जो साइन है, साइन तथा उसके संयुग्मी फलन साइन स्टार का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल किसको प्रदर्शित करेगा, गुणनफल प्रायिकता घनत्व को प्रदर्शित करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। मतलब P बराबर क्या होगा, साइन साइन स्टार और साइन का मल्टीप्लिकेशन होल स्क्वायर। अब देखो कि ये साइन साइन स्टार कभी कभी तो क्या होगा, अगर रियल फंक्शन है तो साइन किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्टार के भी बराबर हो सकता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, वेव फंक्शन के परिणाम के होल स्क्वायर के भी बराबर होता है, इस वजह से इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार 2 नंबर का या 3.5 नंबर का, वो मैं आप लोगों को क्लास में करवा दूंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पार्टिकल है उससे रिलेटेड कोई भी वेव फंक्शन है तो वो क्या है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसका मान रियल फंक्शन की रियल वैल्यू भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू के रूप में भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में इन दोनों ही तरंग फलन रियल वैल्यू हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो कोई भी हो, उसमें से उस वेव फंक्शन का उसी के कॉन्जुगेट के साथ में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी, उस वेव फंक्शन के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान पता चल जाता है। ठीक है, छठा इसके अंदर जो इसका पोस्टुलेट है वो क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसका अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण बोलो या फिर इसको हिंदी में वो इंग्लिश में बोल सकते हो सुपरपोजिशन का सिद्धांत, सुपर थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोल सकते हो। जब एक और पहले और दूसरे मतलब दो अलग अलग टाइप के या दो से अधिक वेव फंक्शन को आप एक दूसरे के साथ में सुपरपोजिट करते हो या फिर उनको जोड़ते हो, तो उस कंडीशन में वो प्रिंसिपल जो है जिसके द्वारा हमें एक नया वेव फंक्शन प्राप्त होता है, तो उस वेव फंक्शन का जो को प्राप्त किया जाता है, नए वेव फंक्शन को प्राप्त किया जाता है, वो किसके आधार पर क्या किया जाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर प्राप्त किया जाता है। जिसके अंदर मान लो कि अगर हम क्या करें, किसी भी एक निकाय है उसकी एक अवस्था को हम क्या कर रहे हैं, साइन 1 तरंग फलन से व्यक्त करें और इसकी दूसरी अवस्था को हम क्या करें, साइन 2 तरंग फलन से व्यक्त करें। क्योंकि पार्टिकल है उसका मौसम अगर बदलता रहता है तो उसकी अवस्था भी क्या होगी, बदलती रहेगी, अवस्था बदलेगी तो तरंग फलन भी क्या होगा, बदलेगा। तो उस कंडीशन में ये बोला गया कि अगर कोई भी निकाय है उसके पहली बार की जो उसकी अवस्था है या पहले जो स्टार्टिंग में उसका मोशन है, उस कंडीशन में उसके वेव फंक्शन को अगर हम किससे साई 1 से प्रदर्शित करें और मान लो कि कुछ समय पश्चात या किसी और पोजीशन के ऊपर उसके मोशन के दौरान जो उसकी अवस्था है, उसकी अवस्था के फलन को अगर हम किससे साइन 2 से तरंग फलन से व्यक्त करें, तो इन फलनों का उनका रैखिक संयोजन भी क्या होगा, साइन बराबर क्या होगा, C1 साइन 1 प्लस C2 साइन 2 भी क्या होता है, एक अवस्था के संगत क्या होगा, निकाय का तरंग फलन। अब यहाँ पे C1 और C2 क्या है,
कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आप दोनों वेव फंक्शन को रेखीय रूप से अगर आप लीनियरली आप जोड़ रहे हो तो उस कंडीशन में अगर हमें कोई नया वेव फंक्शन भी प्राप्त हो रहा है ना, तो वो भी क्या करेगा, उस पार्टिकल की किसी ना किसी अवस्था के अंतर्गत किसको प्रदर्शित करेगा, तरंग फलन को प्रदर्शित करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका क्या है, 6th पोस्टुलेट है। 7th पोस्टुलेट इसका जो है वो क्या है, 7th पोस्टुलेट है, अगर मान लो कि समय के साथ में तरंग कोई भी पार्टिकल है उसके अवस्था फलन में अगर परिवर्तन होता है तो उस अवस्था के अंदर, या फिर कोई भी पार्टिकल है जिसके वेव फंक्शन के अंदर टाइम के साथ में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ में जो उसके अंदर चेंजिंग होगी वो किसको प्रदर्शित करेगी, वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को प्रदर्शित करती है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अवस्था कण की अवस्था का अवस्था फलन या फिर तरंग फलन साइन आर वेक्टर टी का समय के साथ परिवर्तन काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को व्यक्त करता है। मतलब आयोटा एच कट डेल साइन बाय डेल टी इक्वल टू क्या होता है, एच कप साइन। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये ध्यान रखना। जिसमें एच कैप क्या होता है, आपके टोटल एनर्जी, या फिर आप ये कह सकते हो हैमिल्टन ऑपरेटर भी कहलाता है, और इसको हम एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी पार्टिकल है उसकी अवस्था क्या है, समय के साथ में बदल रही है, तो उस कंडीशन में समय के साथ में होने वाले अवस्था फलन में होने वाले परिवर्तन को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, काल आश्रित या टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि क्या होती है, आयोटा एच कट डेल साइन बाय डेल टी इक्वल टू एच कैप साइन। इसको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्या है, इसके टोटल 7 पोस्टुलेट है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पहला पोस्टुलेट किसको प्रदर्शित करता है, पहले पोस्टुलेट के अनुसार कोई भी पार्टिकल अगर गतिशील अवस्था में है तो उससे रिलेटेड एक तरंग होगी, और उस तरंग को हम किसके द्वारा, एक तरंग फलन के द्वारा व्यक्त करेंगे। दूसरा पोस्टुलेट हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पोस्टुलेट हमने पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, एक संकारक या एक ऑपरेटर के द्वारा व्यक्त की जाती है, या उससे रिलेटेड एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है। और किसी भी पार्टिकल की गतिशील अवस्था में उसकी एनर्जी, मोमेंटम, या फिर किसको, एंगुलर मोमेंटम या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर या इस फिजिकल क्वांटिटी के ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकल से रिलेटेड वेव के वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करना पड़ता है। जब हम वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलती है, फिजिकल क्वांटिटी के मान के बारे में पता चलता है। तीसरा पोस्टुलेट हमने पढ़ा कि कोई भी पार्टिकल है, अगर उसको हम किससे रिलेटेड कर रहे हैं, एक पार्टिकल के मोशन को हम अगर हम एक वेव से रिलेट कर रहे हैं, तो उस वेव से रिलेटेड क्या होगा, उसका एक वेव फंक्शन होगा। उस वेव फंक्शन का प्रसामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, दी गई शर्तों के ऊपर होना चाहिए। मतलब उस वेव के जो वेव फंक्शन है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो प्रसामान्यीकरण कंडीशन है वो क्या है, दी गई कंडीशन। मतलब मान लो कि आपको पोजीशन की लिमिट दी गई है 0 से a, 0 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट, तो इन दोनों के बीच में हमेशा पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान अगर 1 के बराबर होता है तो वो पार्टिकल क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत कहलाता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। इसलिए प्रसामान्यीकृत के कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। चौथे के बाद, तीसरे के बाद हमने चौथा पोस्टुलेट क्या पढ़ा कि कोई भी निकाय है तो वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो उस निकाय की गतिशील अवस्था में, या फिर आप ये कह सकते हो उस निकाय के अगर हम क्या करना चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मान, जैसे एनर्जी, मोमेंटम, या फिर और भी कोई क्वांटिटी है उसका मान हम ज्ञात करना चाहे,
तो हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है पार्टिकल है, निकाय है, वो पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है, सभी पार्टिकल की एनर्जी मोमेंटम कुछ भी अगर समान नहीं है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट निकाय या उस सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज एनर्जी, एवरेज मोमेंटम, एवरेज एंगुलर मोमेंटम, इन सब क्वांटिटी का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन या फिर औसत ऊर्जा या इन सब क्वांटिटी का एवरेज एक्सपेक्टेशन की का एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया इसकी पोस्टुलेट के अंदर। 6 के बाद फिर 5 का पोस्टुलेशन हमने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, क्योंकि कोई भी वेव फंक्शन है वो हमेशा रियल हो सकता है, ये भी जरूरी है, रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हो जाएगी। अब इसके अंदर एक टॉपिक ही बचा इस यूनिट के अंदर, वो है आप लोगों के श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। वो श्रोडिंगर इक्वेशन है, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो, उसके बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और एक टॉपिक और है इसके बाद में, वो मैं अभी करवा दूंगा, वो आपके पैरिटी का टॉपिक है। कोई भी वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, या फिर कैसे होता है, या फिर किसी भी ऑपरेटर को पैरिटी ऑपरेटर कब कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो 5th पोस्टुलेट के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पढ़ा। उसके अंदर मैंने बताया कि वेव फंक्शन रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि उस पार्टिकल को जिस वेव फंक्शन आप प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल की उस वेव फंक्शन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसके द्वारा क्या ज्ञात की जाएगी, उस वेव फंक्शन तथा उस वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। 6th पोस्टुलेट हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन थ्योरी। तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग वेव फंक्शन है, तो उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो नया वेव फंक्शन जो प्राप्त होगा वो भी क्या करेगा, पार्टिकल की एक नई अवस्था को प्रदर्शित करेगा। 7th पोस्टुलेट के अनुसार अगर वेव फंक्शन, किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर टाइम के साथ में परिवर्तित हो रहा है, या फिर उसकी अवस्था क्या हो रही है, टाइम के साथ बदल रही है, तो उस टाइम के साथ होने वाले इस अवस्था के अंदर परिवर्तन को क्या बोला जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि क्या होती है, आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी बराबर एच कैप साई होती है। इसको क्या बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोलते हैं। अब देखो एक और टॉपिक आपके बच जाता है इसके अंदर, वो है आप लोगों के पैरिटी ऑपरेटर। ये आपका लास्ट ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के ऑपरेटर वाली कंडीशन भी खत्म हो जाएगी, और एक टॉपिक बचेगा, वो है आप लोगों के श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखिए तो पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो पैरिटी ऑपरेटर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो समता संकारक होता है वो एक ऐसा संकारक होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यह एक ऐसा संकारक होता है जिसको
किसी जिसको आप किसी भी तरंग फलन के ऊपर ऑपरेट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस वेव फंक्शन, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी वेव फंक्शन है तो वो किसका फंक्शन होता है, पोजीशन और टाइम का वेव फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये बताया जाता है कि जो समता संकारक है, अगर आप उसको किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में ये ऑपरेटर क्या करता है, उस वेव फंक्शन के निर्देशांकों को क्या कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। मतलब मान लो अगर कोई भी वेव फंक्शन इस प्रकार से दिया है, साइन एक्स दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, इसके ऊपर अगर आपने पैरिटी ऑपरेटर को या एक है कोई भी एक पैरिटी ऑपरेटर है उसको ऑपरेट किया ना, तो उस वजह से क्या होगा, इसके वेव फंक्शन के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, पहले वाले वेव फंक्शन की तुलना में ऑपोजिट हो जाते हैं। मतलब इस एक्स का ऑपोजिट क्या होगा, ये माइनस एक्स होगा। तो जो पैरिटी ऑपरेटर है वो क्या, उसका वर्क क्या होता है, इसके द्वारा किसी भी वेव फंक्शन के निर्देशांकों को क्या कर दिया जाता है, ऑपोजिट रूप में बदल दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यह एक ऐसा संकारक होता है जिसकी सहायता से या जिसको किसी तरंग फलन पर संक्रियित या ऑपरेट करने पर वह उसके निर्देशांकों को क्या कर देता है, विपरीत कर देता है तथा इसे किसके द्वारा, पी कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। पी कैप के द्वारा क्या किया जाएगा, इस ऑपरेटर को व्यक्त किया जाएगा। अगर यदि मान लीजिए, उदाहरण के रूप में मान लीजिए संकारक पी कैप को हम यदि एक तरंग फलन साइन एक्स पर क्या किया जाए, संक्रियित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा कि पी कैप साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स। इस प्रकार की एक इक्वेशन प्राप्त होगी जिसमें आप देख रहे हो कि ये ऑपरेटर जो है वो किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, साइन एक्स वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। और जो नया वेव फंक्शन हमें आइगन मान समीकरण के रूप में या फिर ऑपरेटर को ऑपरेट करने पे हमें प्राप्त हो रहा है, उसके निर्देशांक क्या हो गए, पहले वाले वेव फंक्शन के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। अब देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का, वो भी देखो वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पे ये पी कैप क्या होगा, पैरिटी ऑपरेटर होगा, क्या होगा, एक पैरिटी ऑपरेटर होता है। अब देखो हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। वैसे तो अगर आप सिंपल सी तरीके से याद रखो, ध्यान रखो, तो आप लोगों को सिर्फ इसमें इतना सा ध्यान रखना होता है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ऐसे होते हैं, कोई भी वेव फंक्शन जिसके अंदर आप क्या करो, वेव फंक्शन है तो वो किसी न किसी क्वांटिटी के ऊपर, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो कि साइन एक्स को ले लो, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स के ऊपर। एक्स की वैल्यू बदलेगी तो साइन की वैल्यू भी बदलेगी। तो अगर मान लो कि अगर आपने किसी भी वेव फंक्शन के अंदर आपने अगर उसकी क्वांटिटी या फिर उसके निर्देशांक का मान बदल दिया, अगर आपने साइन एक्स की जगह पे आप क्या रखो, माइनस के एक्स रखो, तो उस कंडीशन में ये क्या प्राप्त होगा, माइनस की साइन एक्स प्राप्त होगा। मतलब आपने अगर वेव फंक्शन के अंदर उसके निर्देशांक के मान को क्या कर दिया, पहले वाले मान की तुलना में विपरीत या ऑपोजिट कर दिया। ऑपोजिट करने के बाद में भी अगर वेव फंक्शन के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको कैसा वेव फंक्शन बोला जाता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। लेकिन अगर आपने मान लो कि उस वेव फंक्शन के अंदर आपने फिजिकल क्वांटिटी को विपरीत कर दिया, जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स है, इसका एक्स का विपरीत क्या है, माइनस एक्स कर दिया, और उस कंडीशन में अगर वेव फंक्शन चेंज हो जाए या बदल जाए, तो यहाँ पे देखो वेव फंक्शन बदल के क्या आ रहा है, माइनस के साइन एक्स आ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे वेव फंक्शन को क्या बोला जाता है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोला जाता है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है,
यदि तरंग फलन साई एक्स इस प्रकार हो कि हम इसके अंदर क्या करें, साइन एक्स बराबर क्या रख दें, साइन माइनस एक्स। मतलब हमने यहाँ पे इस वेव फंक्शन के अंदर एक्स का मान पॉजिटिव रखा एक बार, और एक बार वेव फंक्शन के अंदर मान एक्स का क्या रखा, माइनस के एक्स रखा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर वेव फंक्शन का मान समान प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में तो ये तरंग फलन कैसा तरंग फलन कहलाएगा, तो तरंग फलन कैसा तरंग फलन कहलाता है, सममित तरंग फलन कहलाता है। सममित से मतलब क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। इसके एग्जांपल जो है वो क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर ले लो, 1/x स्क्वायर ले लो, cos x ले लो, ये इत्यादि क्या है, ये सब क्या होते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं। अब देखो इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन क्या होगी, एंटी सिमेट्रिक की भी होगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है, यदि क्या हो, तरंग फलन साइन एक्स इस प्रकार हो कि साइन एक्स इज टू क्या है, माइनस के ऑफ साइन। हमने क्या किया, अगर अंदर का साइन बदला तो उस कंडीशन में उस वेव फंक्शन का भी मान क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे कि जैसे कि x है, एक आपने तरंग फलन x लिया, x के ऊपर डिपेंड है, उसी प्रकार से आपने उसकी जगह पे माइनस एक्स रखा, तो इसके अनुदिश मान और इसके अनुदिश मान एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी तरंग फलन है उसके अंदर अगर उसके निर्देशांकों का साइन बदल दिया जाए और वो तब वो तरंग फलन भी बदल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उस तरंग फलन को कैसा वेव फंक्शन बोला जाएगा, असममित तरंग फलन भी बोला जाता है। तो तरंग फलन कैसा तरंग फलन कहलाएगा, तो तरंग फलन कैसा तरंग फलन कहलाएगा, असममित तरंग फलन। कहलाता है, ठीक है। अब देखो असममित मतलब एंटी सिमेट्रिक, इतना ध्यान रखना, कैसा, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। दूसरी चीज इसके अंदर जो इसके एग्जांपल है उसके रूप में क्या आते हैं, x हो गया, 1/x हो गया, tan x हो गया, sin x हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के एग्जांपल है, इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब देखो जब हम क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, एक तो इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, पी कैप साइन एक्स बराबर क्या पढ़ी थी, साइन माइनस एक्स। इन तीनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन तीनों समीकरण को अगर हम एक साथ मिला के लिखे, इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को एक साथ मिलाकर निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे पी कैप साइन एक्स इसके बराबर होता है प्लस माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है। दूसरी चीज ये और इसकी एक प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या होता है, हर्मिट संकारक भी होता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो तो ये पी कैप साइन एक्स जो है वो किसके द्वारा, प्लस माइनस साइन माइनस एक्स। अगर इन तीनों कंडीशन को अगर हम मिक्स करके लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो ये जो पी कैप है, इस पी कैप के आइगन मान क्या आएंगे, मान क्या होंगे, प्लस माइनस 1। अगर आइगन मान क्या है, +1, +1 आइगन मान है
तो उस कंडीशन में तरंग फलन क्या होता है, सममित होता है। और पैरिटी संकारक जो है वो क्या कहलाता है, सम पैरिटी संकारक कहलाता है। पैरिटी कैसी होती है, सम पैरिटी, ठीक है। मतलब पॉजिटिव साइन के लिए सम पैरिटी हो जाएगी, इवन जिसे इंग्लिश में बोल सकते हो। और नेगेटिव 1 के आइगन मान के संगत क्या होगा, तरंग फलन क्या होगा, असममित तरंग फलन। और इसको क्या बोला जाता है, ऑड पैरिटी। -1 के लिए ऑड पैरिटी,